जॉर्डन के बाद लेबनान, लेबनान के बाद आज इजिप्ट, लगातार तीसरे दिन जो अरब देश जो सराउंड किए हैं पैलेस्टाइन को, वहां से जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं लगातार वो मार कर रहा है। लेबनान में तो हिजबुल्लाह एक ऑलरेडी पहले से वॉर में, लेकिन कल जो मैंने आपको बताया था कि अल फज्र जो सुन्नी ग्रुप है उसने भी मार करनी शुरू कर दी। उसने कुछ इजरायली एरियाज में कल मारा भी था। लेकिन आज क्या हुआ? आज इजिप्ट की तरफ से एक पूरी 2 बसेज आई। उन बसेज में हथियार थे। और देखिए, इजिप्ट से जो इजराइल कहता है कि स्मगलिंग होती है हमास को, तो वो जो उसको हम स्मगलिंग नहीं कहेंगे, हम उसको बिल्कुल एक जायज रेजिस्टेंस को मदद करने की एक कोशिश कहेंगे। वो जो, लेकिन चलिए, इजराइल कहता है वो स्मगलिंग है, तो वो जो स्मगलिंग होती है वो तो अंडरग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड वो टनल से होती है। ये खुद इजराइल का मानना है। फिर ये कौन लोग थे जो ऊपर खुले आम एक पूरे 2 व्हीकल्स में आए, जिसमें करीब संख्या उनकी 15 से 20 की थी, और सीधे इजरायली सोल्जर्स पे आके गोली चलाने लगे जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर में थे। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर वो है जिसको लेके नेतन्याहू ने पूरी पीस डील करने से मना कर दिया है। अपने 100 होस्टेजेस को जो हमास के यहां कैप्टिव है उनको छोड़ने से मना कर दिया कि नहीं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पे है, वहां से हम नहीं हट सकते। और उसकी वजह से उसको इतने प्रदर्शन, मतलब लगातार इजरायली जो सिटीजन है उनके इतने प्रदर्शन चल रहे हैं। वहां पर आज मारा, वो भी इजिप्ट से सीधे आके खुले आम, माने एकदम आप विश्वास नहीं करेंगे जिस तरीके से वो बसेस आई और इजरायली जो फोर्सेस की जो पोजीशन है उनमें रैम कर गई। उसमें जब रैम की तब इजरायली कोई सोल्जर नहीं मारा गया, लेकिन उसके बाद गोली चली दोनों तरफ से। इजरायली सोल्जर्स ने भी गोली चलाई, उधर इन लोगों ने भी गोली चलाई। अब ये लोग कौन हैं जिन लोगों ने ये किया? इजराइल कह रहा है स्मगलर्स हैं, लेकिन स्मगलर्स अंडरग्राउंड, उनका एक सेफ पैसेज है अंडरग्राउंड से अगर उनको आर्म्स स्मगल करना है। दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनके साथ रेजिस्टेंस के बैजेस मिले हैं, और उन रेजिस्टेंस के बैजेस को बाकायदा डिस्प्ले किया है हमास ने, और इस पे इजराइल जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है उस पूरी खबर को। अब आप बताइए कि कौन ऐसा स्मगलर होगा और किसको स्मगल करेंगे? तुम गाजा में किसको स्मगल करोगे? वहां तो हमास का राज है, वहां पर तुम किसको स्मगल कर? अच्छा, हथियारों का जखीरा जो उसके अंदर था, जो इजराइल ने कहा कि वो स्मगल करना चाहते, तो वो मिला ही नहीं, वो गायब हो गया। ये आप बताइए, ये दिमाग को सन्न करने वाली बात है कि नहीं, कि पूरा का पूरा एक इतना बड़ा हमला इजिप्ट साइड से होता है। ये लोग कहते हैं स्मगलर्स हैं, फिर वो हथियार गायब हो जाते हैं, और 11 इजरायली सोल्जर्स ये घायल हैं। और जो लोग आए थे वो गोली चलाते हुए पीछे हट गए, उसमें से 2 घायल थे, उन दोनों को वो उठा के ले गए। वहां इजिप्ट बॉर्डर पे वो सेफली पास हो गए। और इजिप्ट जो है उससे कहा गया बयान दो, उसने कहा नहीं मैं बयान अभी क्या दे, हम देंगे, अरब लीग की मीटिंग है। बताइए, अरब लीग की मीटिंग, ये इजिप्ट ने कहा। और अरब लीग से देखिए एक दूसरी खबर भी जुड़ी हुई है कि करीब 10 साल बाद अरब लीग ने टर्की को इनवाइट किया है। और टर्की की जो पूरी सिचुएशन है वो भी आज की बड़ी खबर है कि अर्दोगन ने जो पिछले अभी 2 दिन पहले कहा था कि सारे इस्लामिक देशों को एक साथ इजराइल के खिलाफ आना चाहिए, हमला बोलना चाहिए, उसके पहले अर्दोगन ये भी कह चुका है कि टर्की अगर लीबिया में अगर नेटो, क्योंकि ये टर्की नेटो का हिस्सा है, नेटो के कहने पे लीबिया में अपनी फौज भेज सकता है, तो इजराइल में क्यों नहीं भेज सकता अपने नेशनल इंटरेस्ट पे? यानी जिस तरह से टर्की हमास को सही मानता है, इजराइल को गलत मानता है, तो अपने हमारा जो नेशनल उसका जो उसकी फॉरेन पॉलिसी हुई ना, फिर ये अब यहां देखिए सवाल उठता है कि टर्की और इजराइल के रिश्ते हैं, कई बार नॉर्मलाइज हुए, कई बार टूटे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। फिर अरब लीग के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जब पूरा एक जो सीरिया को लेकर जो पूरी लड़ाई चली, तो सीरिया से भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ये कहा गया कि एक समय की टर्की जो है वो जो वहां पर सीरियन फ्री आर्मी है या सीरियन नेशनल आर्मी, मतलब जो प्रो अमेरिकन जो वहां पर इस तरह के जो पूरा एक ऑपोजिशन, एक वॉर टाइप हुई, एक उसमें प्रो अमेरिकन जो सेक्शन बाद में निकले, तो टर्की ने फिर विड्रॉ किया। तो ये देखिए जो अरब लीग में टर्की जो जा रहा है, और सीरिया भी इसमें रहेगा। सीरिया के साथ भी देखिए कई बार हो चुका है कि पहले इस तरह से सस्पेंशन हो चुका है सीरिया का, लेकिन अरब लीग जो है उसने इस बार सीरिया को बुलाया है, टर्की को बुलाया है। सऊदी अरेबिया के बारे में मैंने आपको कल बताया था किस तरह से जो प्रिंस सलमान हैं, क्राउन प्रिंस, उनके खिलाफ कैसे एलिगेशन लग रहे हैं
कि उन्होंने अपने दादा की हत्या करवाई, इस तरह की चीज़ें जो ब्रिटिश टैबलॉइड्स में आ रही हैं, और जिसकी ये देखिए पूरा एक नए सिरे से एक रीअलाइनमेंट जिसको हम पॉलिटिक्स में कहते हैं कि जो अरब देश है वो देखिए रीअलाइन हो रहे हैं। और ये चीज़ तब हो रही है जब गाज़ा में बदस्तूर जो इजराइल का जुल्म है वो जारी है, और उधर रशिया और चाइना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज अटलांटिक पैसिफिक ओशंस में, साथ में साथ जो बाल्टिक सी है, जो कैस्पियन सी है, मतलब उस पूरे इलाके में जो पैसिफिक, मतलब ये जो रशिया से जुड़ा हुआ जो पूरा इलाका है उसमें मैसिव एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया और चाइनीज ट्रूप्स मिलकर कर रहे हैं। अब आप सोचिए वो किस चीज़ की तैयारी, हालांकि पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस दौर में खास तौर पे, और अमेरिका ऐसी एक्सरसाइज को हमेशा कंडेम करता रहा है। इस बार अमेरिका में इलेक्शन है, वहाँ बाजी फंसी हुई है, और इसलिए अमेरिका भी उसको कंडेम नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, अब आते हैं गाज़ा में क्या हुआ। गाज़ा में देखिए अल मवासी इलाके में बड़ी एक क्रूर से क्रूरतम बॉम्बिंग इजराइल ने की, और वो बॉम्बिंग पहले भी अल मवासी एरिया में इजराइल बॉम्ब कर चुका है जिसमें 100 फिलिस्तीनी मारे गए थे। लेकिन अभी क्या है, अल मवासी उस सेफ जोन का पार्ट है जो इजराइल ने डिक्लेयर किया सेफ जोन, और मैंने आपको बताया था कि करीब 11 किलोमीटर का एक ऐसा जोन है जिसमें 10 लाख लोगों को ठूसा जा रहा है। हमास ने हालांकि उसकी जो लंबाई है वो बढ़ाई है, जो आईडीएफ के सोल्जर्स दोनों तरफ थे उनको मार के भगाया, उसको बढ़ाया ताकि और कंफर्ट गाजा के सिविलियंस को मिल सके। लेकिन आज की जो बॉम्बिंग थी उसमें 5 अमेरिकन मेड बॉम्ब्स जो MK-20 वो गिराए गए। उन्होंने जो क्रेटर बनाए, मतलब वो 5 बॉम्ब एक के बाद एक, इस तरीके का प्रिसाइज ऑपरेशन वो भी नहीं था जिसमें 100 लोग मारे गए थे। आज तो 40 फिलिस्तीनी मारे गए, 60 फिलिस्तीनी घायल हुए। लेकिन जो गड्ढा बना है, जैसे वॉल्केनो इरप्ट करता है, जैसे वॉल्केनो क्रेटर्स बनाता है, या जो बहुत मतलब भयंकर जो बॉम्ब्स होते हैं और जो एकदम जो न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स होते हैं वो जिस तरह का क्रेटर बनाते हैं उस तरह का क्रेटर बना। और ये न्यूक्लियर टैक्टिकल ये बॉम्ब नहीं है MK-20, ये अमेरिकन मेड बॉम्ब है, बहुत लीथल है और बहुत इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बिल्कुल नीचे तक, मतलब बंकर बस्टिंग भी इसको कहा जाता है। हालांकि जो हमास के बंकर्स हैं वो इतने नीचे हैं कि वहां तक वो खैर पहुंच ही नहीं सकता। और इजराइल ने क्या कहा, इजराइल ने कहा कि हमने तो ये ऑपरेशन किया, वहां हमास की अंडरग्राउंड सेल है, और जबकि तुम्हारा तुम्हारे जो बॉम्ब ने जो क्रेटर बनाया उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे देखो तो उसके वहां कोई हमास की प्रेजेंस ही नहीं है। हमास ने इसको कंडेम भी किया, कहा कि अगर बताओ ना कि कहां है हमास के नाम पे गाजा के सिविलियंस को कत्ल करने की साजिश। जब आपको याद होगा अल शिफा अस्पताल पे जब हमला किया था नवंबर 2023 में, उसके बाद कितने और नुसैरियत में हमला किया, उसके बाद हर जगह इसी नाम पे करते हैं। स्कूल्स की बॉम्बिंग की, अल तबून जो स्कूल है उसको एकदम जो पिछले महीने अगस्त में उड़ा दिया था, ये कह के कि हमास वहां पर है। हर जगह हमास है, लेकिन आज तक हमास के देखिए जो एक हमास के टॉप पॉलिटिकल ऑफिसर इस्माइल हानिया को इजराइल जो मारा भी है तो वो ईरान में मारा ना। यहां गाजा में ये कहते रह गए कि मोहम्मद दैफ यहां है, यहिया सिनवार यहां है, तो यहां पर तुम क्यों नहीं मार पा रहे हो? जब तुम ईरान तक पहुंच सकते हो तो गाजा की ये जो तुम्हारे बगल की चीज है, और यहां पर तुम इतने तो यहां बस लीथल बॉम्ब्स हैं, तो एक भी हमास लीडर को जो इस तरह से नोन है उसको तो मार पाए हो? तुम नहीं मार पाए। और ये बहुत बड़ी नेतन्याहू की ये डिफीट है। आज नेतन्याहू को एक तरह से आखिरी एक मौका दिया गया था, और अमेरिका ने जो कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि हमास पीस डील नहीं होने दे रहा है, ये नहीं होने दे रहा है, तो उसके पलट जो योवस गैलेंट जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, जिसकी नेतन्याहू से डिफरेंसेस भी हो चुके हैं, उसने कहा कि हमास के साथ डील करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और यही बात बहुत सारे इजरायली न्यूज़पेपर्स ने कही। बहुत सारे इजरायली न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात पे जोर दिया कि अब देखिए और ये आप देखिए कि एंथनी ब्लिंकन या अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल जब कोई स्टेटमेंट देता है, कोई इस तरह का स्टेटमेंट, जैसे आज एंथनी ब्लिंकन की तरफ से आया, सुबह ही आ गया था स्टेटमेंट कि हमास की वजह से ये ट्रू स्टॉक्स नहीं हुए, जबकि सब जानते हैं कि हमास ने 2 जुलाई को जो बाइडेन का प्रपोजल है उसके प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो उस पे वो तो इजराइल
अड़ गया है कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जहां आज मार खाई, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेज़रीम एक्सेस से हम नहीं हटेंगे। ये तो इजराइल अड़ गया ना, हमास तो नहीं अड़ा। तो ये जो देखिए पूरी बात है। अच्छा, लेकिन हम यहां दूसरी बात कह रहे हैं, एंथनी ब्लिंकन का सुबह स्टेटमेंट आता है और शाम तक ये जो दोपहर तक अल मवासी की ये खतरनाक बॉम्बिंग हो जाती है, और इसमें मैं फिर रिपीट करूंगा कि गाजा के 40 जो सिविलियंस शहीद हुए और 60 लोग करीब घायल हुए, और अभी तक देखिए वहां पर खुदाई चल रही है। तो ये देखिए पूरा एक जो मैंने आपको एक ब्रॉड खाका इंटरनेशनल सिचुएशन का दिया, फिर आपको जो अंदर की सिचुएशन है। अब हम उस पर आते हैं कि जो पूरी तरह से जो लड़ाइयां हुई। हाँ, एक चीज और कि इजिप्ट और कतार ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से ऐसे एक स्टेटमेंट दें जिसमें इजराइल को हम सीधे ब्लेम करें, कि वो जब अमेरिका ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, हमास को ब्लेम किया, तो इजिप्ट और कतार कोई बहुत ऐसे मित्र नहीं है हमास के, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के, कि हर चीज में सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली उनको लगा है कि इस बार डील हो सकती थी, हमास तैयार था, लेकिन इजराइल ने, नेतन्याहू ने आखिरी मोमेंट पे पूरा अड़ंगा लगा दिया। तो ये उन्होंने कहा है कि दे आर गोइंग टू इशू स्टेटमेंट सेइंग दैट इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद इजराइल के ऑपोजिशन लीडर यार लैपिड ने यह भी कहा है कि अ डील कुड हैव बीन रीच्ड इन जुलाई 2024, लेकिन ये डिरेल हो गया था, और नेगोशिएटर्स जो हैं वो इसको, जो इजरायली नेगोशिएटर्स हैं वो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की पूरी एक बड़ी संभावना पैदा हो गई थी। उसके बाद देखिए जो एक और जो एक बड़ी चीज हुई कि जो तल अल सुल्तान एरिया है, तल अल सुल्तान एरिया में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ गाजा में आज। उस ऑपरेशन में देखिए एक चक्रघिन्नी, जैसे चक्रघिन्नी का मैंने बताया था, एक चक्रघिन्नी फॉर्मेशन में एक बार रेजिस्टेंस ने आज से करीब 3-4 महीने पहले एक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन तल अल सुल्तान में जो आज हुआ, लफात एरिया एक उसका है वहां पर, उसमें जो है जो एक पूरा सर्कुलर मूवमेंट है, और वो सर्कुलर मूवमेंट इस तरीके का कि मतलब वो सर्कल ऐसा नहीं है कि वो एक सर्कल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस बनाता रहा, वो एक सर्कल में आते थे उसके फाइटर्स, और फिर एक सर्कल का जो एक सिरा है वो आगे निकल जाता था, फिर एक सर्कल बनता था, फिर एक सिरा आगे निकल जाता था। इस तरह से वो स्पाइरल मूवमेंट था, और वो स्पाइरल मूवमेंट में चक्रघिन्नी में इजरायली फोर्सेस जो है वो, उनको पता भी नहीं चला वो कब फंस गई, क्योंकि ये जो फाइटर्स थे 20-25 जो ये इस तरह के फॉर्मेशन बना रहे थे, ये एक बड़े क्षेत्रफल में थे। आप समझ लीजिए कि करीब 10 से लेके 15 फीट 20 फीट के पूरे एक उसमें थे, और वो लोग गार्डेड थे, क्योंकि उधर जो है दोनों तरफ मलबे थे, टूटे हुए मकान थे। उन इजरायली फोर्सेस उनको देख नहीं पा रही थी, लेकिन इजरायली फोर्सेस जब भी उनको देखती एक सिरे को, तो वो सिरा गायब हो जाता, दूसरा सिरा आ जाता, फिर इजरायली फोर्सेस देखने की कोशिश करती तो एक और सिरा आ जाता, फिर उस पर मार करती तो दूसरा सिरा आ जाता, और इधर लेफ्ट आ जाता, इधर राइट आ जाता। ये क्लासिक जो गुरिल्ला वॉरफेयर का जो सबसे एडवांस लेवल है। इस तरह की टैक्टिक्स माओ त्से तुंग ने चाइना में यूज की थी, वियतनाम वॉर में हो ची मिन के नेतृत्व में इस तरह की टैक्टिक्स यूज हुई थी, लेकिन इतने सोफिस्टिकेशन से, और एक अर्बन एक एरिया में, वो सब रूरल एरियाज में हुई थी। अर्बन एरिया में जो पूरी तरह से बॉम्ब्ड आउट है, गाजा जैसे है, और जहाँ चारों तरफ इस तरह के घर हैं जो टूटे हैं पूरा, ऐसा भी नहीं कि कोई डेंस इलाके अब वो रह गए, वहाँ के लोग भाग गए, आ ही नहीं वहाँ, तो वो उसको वहाँ पर इस तरह की मैनूवरिंग करना, ये क्लासिक। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो वेस्ट बैंक में जिस तरीके से जेनिन से लेके नाब्लस से लेके जो महीन बातें मैंने बताई, जो मैनूवरिंग हुई, किस तरीके से वहाँ पर जो व्हीलिंग मूवमेंट्स हुए, जिस वहाँ पर एक जो इंट्रैप किया गया इजरायली फोर्सेस को, उनको लुभा के एक जगह लाया गया, वहाँ फंसा दिया गया, उसी तरीके से आज चक्रघन्नी बना के उसी में इजरायली सोल्जर्स घूमते रहे, मरते रहे। आज ये बदला था अल मवासी का। अल मवासी के बदले में आज कम से कम अगर 40 फिलिस्तीनी सिविलियंस घायल हुए हैं, तो 52 इजरायली सोल्जर्स इसकी चपेट में आ चुके हैं, और 52 इजरायली सोल्जर्स में कितने मरे हैं, कितने घायल हुए हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और ये देखिए इसकी फिगर्स मैं कल सोचता मैंने कल सोचा है अल मवासी पे भी एक शॉट बनाऊंगा और ये फिगर्स भी आपको दूंगा। उसके बाद देखिए नाब्लस में आज कई नए एक्सप्लोजिव्स आज यूज किए। नाब्लस में क्या हुआ कि जो बलाता कैंप है, बलाता कैंप के पास जो बार बार जब से आईडीएफ विड्रॉ किया है वेस्ट बैंक से, तब तो ये वो कोशिश कर रहा है तुलकरेम में फिर से हमला करने के लिए,
नाब्लस में फिर से हमला करने के लिए, और दोनों जगह क्लासिक चीज़ें हुई। नाब्लस में तो वही, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नाब्लस कैंप के बाहरी इजरायली फोर्सेस को रोक दे रहे हैं, जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, और वो वहां से एक्सप्लोजिव डिवाइसेस चला रहे हैं। और उसका एक कुछ सामने भी आया है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो भी उन्होंने कुछ उसी तरह का बनाया है जैसे मिडीवल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, जो ऐसे जाके वो सीधे ऐसे वो लिवर से मूव होते थे, और मतलब एकदम जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है उस तरीके उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन्होंने ये खुद अपना बनाया है। मैंने कल कहा था मैंने कल एक आपको बात कही थी कि रेजिस्टेंस को मैंने खुद देखा है। रेजिस्टेंस को आप कुछ भी दे दीजिए, चार डंडे दे दीजिए, उसमें से वो हथियार बना लेंगे। कुछ ही घंटों में बना लेंगे, नहीं तो 1-2 दिन में, 2-3 दिन में बना लेंगे। कुछ भी दे दीजिए आप ये चश्मा दे दीजिए, इससे वो बना लेंगे। कुछ ना कोई हथियार आप बना वो 100% बना लेंगे। तो ये देखिए जो पूरी एक चीज है। अब तुलकरेम में देखिए, जो पहले आपको मैंने बताया था, जो तुलकरेम की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जिसमें जो ट्रायंगल बना था, अल बलावना जो एक्सिस है लेफ्ट में, और जो अल घानेम एक्सिस है राइट में, और बीच में धनाबा, ये जो ट्रायंगल बना था, इसी ट्रायंगल में सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि जो आज तुलकरेम में हमला किया, आज क्या हुआ कि अचानक एक इजरायली फोर्स डिस्कवर हुई कि वो तुलकरेम के अंदर घुस गई है। तो फिलिस्तीनी फाइटर्स ने उस इजरायली फोर्स को हमला, दो तरफ से हमला किया। तो वो इजरायली फोर्स तुलकरेम सिटी के आउटस्कर्ट्स पे थी, वहां से वो भागी। जब वो भागी है तो इस तरह से उसको लुभाया गया कि ये जो ट्रायंगल है बलावना का और इसका घानेम का और धनाबा का, ये पूरा जो ट्रायंगल है, यहां पर वो अपने आप आ गए। और जब अपने आप आ गए तो यहां तो पहले से फिक्स्ड पोजीशंस थी, और उन फिक्स्ड पोजीशन से लगातार उनको मारा गया। जो वो तुलकरेम को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम 3 इजरायली बुलडोजर उड़ाए गए। टैंक्स तो आए नहीं आज, तो जो फुट सोल्जर्स थे, जो पैदल सैनिक थे, उनमें से करीब 13 पैदल सैनिकों को आज वो या तो घायल हुए या मारे गए। आप देखिए, वहां 52 और यहां 13। अल मवासी का बदला दोनों जगह लिया गया, क्योंकि इसकी एक क्राय भी निकली, अल मवासी का बदला हम लेंगे। ये बात आज की तुलकरेम की लड़ाई में, नाब्लस की लड़ाई में भी ये साफ तौर पे सामने आई। उसके बाद देखिए, एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर हुआ कि भारत की जो 3 कंपनीज इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट कर रही हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम फॉरेन पॉलिसी के मैटर में, या जो इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में जहां प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व है, इवन गवर्नमेंट कंपनीज भी अगर इन्वॉल्व होती है, इसमें अगर हम बोलने लगेंगे तो फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन जो पिटिशनर्स थे, जो प्रशांत भूषण और तमाम जो और इस तरह के लिबरल्स जो भारत के हैं, उन्होंने जो पिटिशन किया था, उस पिटिशन में जिन्होंने पॉइंट्स उठाए कि भारत में आर्टिकल 14 है जो नॉन सिटीजन्स को भी राइट ऑफ लाइफ देता है, और इन हथियारों से जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, या उन कंपोनेंट से जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे जो गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, तो राइट टू लाइफ उनकी, जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 14 नॉन सिटीजन्स को भी राइट टू लाइफ देता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51C जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो भी ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को ऑनर किया जाए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 26 जनवरी को कह चुका है इजराइल के खिलाफ प्रोविजनल मेजर्स वो लगा चुका है कि वो जेनोसाइड, प्राइमा फेसी जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, और उसको तुरंत सीज फायर करना चाहिए। और ये बात ये एक तरह से इंटरनेशनल एक पूरा जो, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी नेतन्याहू और उसके कुछ क्रोनीज के खिलाफ वारंट भी जारी किया। तो इन सब बेसिस पे कोर्ट को रुकना चाहिए। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए और कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करे। तो कोर्ट ने भी बड़ी समझदारी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पाले में डाल दी बात, सरकार के पाले में डाल दी। और सरकार के पाले में जब डाली है तो फिर वही बात आ जाती है कि जो अभी भारत की सरकार है, ये कब तक इस तरह का, अच्छा ये देखिए यहाँ पेच क्या है। पेच ये है कि भारत की सरकार देखिए रशिया और ईरान पे डिपेंडेंट है। अमेरिका को जो अभी मोदी पुतिन से मिल के आए, उसके बाद यूक्रेन में गए, और रशिया ने कहा भारत कुछ शांति की टॉक्स इनिशिएट करे, इस तरह की चीज़ें। तो भारत जो है वो, मोदी तो अब कहीं के नहीं रहे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब उनको
जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की तरफ शिफ्ट कर दिया है तो मोदी की ये जिम्मेदारी है, या मान लीजिए भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आर्टिकल 51C जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको ऑनर करे, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो सैंक्शंस लगा रही है इजराइल के खिलाफ उसको ऑनर करे। अगर वो नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का केस बन जाएगा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा पिटिशन जाएगा तो एक दूसरी स्थिति होगी। अब हम आते हैं यमन पे। यमन में देखिए आज फिर ये MQ-9 ड्रोन आज 72 घंटे में दूसरी बार अमेरिका का MQ-9 ड्रोन यमन ने गिरा दिया। और ये मैंने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पूरा एक जो खर्चा जो क्योंकि ये सब अमेरिकन ड्रोन्स हैं और अमेरिकन ड्रोन्स बहुत महंगे होते हैं। यमन जो अपने ड्रोन्स बनाता है और जिसमें इरानियन टेक्नोलॉजी होती है, रशियन टेक्नोलॉजी होती है, उसको आप मतलब वो उसके आधे में उससे काम चल जाता है, आधे से भी कम में। हम आधा क्यों कर रहे हैं, मतलब अगर एक ड्रोन जो MQ-9 ड्रोन है उसकी कीमत अगर समझ लीजिए 5 करोड़ रुपए है, तो एक जो ड्रोन यमन बनाता है कई बार वो 2 लाख या 3 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं, मतलब इतना डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो यमन तो बनाते रह सकता है और वो मारता जाएगा। यमन ने आज के बयान में ये भी कह दिया कि जो जॉर्डन में हुआ, जो जॉर्डन में जिस तरह से इराकी रेजिस्टेंस ने जॉर्डन की मदद की, और उसके अब देखिए आप चीज़ें कहाँ जा रही हैं। इराकी रेजिस्टेंस जॉर्डेनियन रेजिस्टेंस की मदद कर रहा है, यमन का रेजिस्टेंस बहराइन रेजिस्टेंस की मदद कर रहा है, इजिप्ट के रेजिस्टेंस की कौन मदद कर रहा है अभी तक नहीं पता। इजिप्ट इतना बड़ा देश है और इजिप्ट को मतलब इजिप्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी मोसाद एजेंट्स का बहुत बड़ा एक सेंटर है इजिप्ट। टर्की भी था बहुत बड़ा सेंटर, लेकिन टर्की में अर्दोगन ने जो पिछले 3 महीनों में कम से कम सैकड़ों मोसाद एजेंट्स को पकड़ा है और उनको डिपोर्ट कर दिया है, कुछ को जेल के अंदर रख दिया है। और टर्की देखिए खुल के अब इस तरह की बात कर रहा है कि हम सामने आके सारे इस्लामिक देश, अब ये जो अरब लीग की मीटिंग हो रही है, इस अरब लीग की मीटिंग में बहुत कुछ तय होना है और उसमें ये भी एक रेजोल्यूशन 100% पास होगा इजराइल के खिलाफ। लेकिन वो रेजोल्यूशन यहीं तक रुकेगा नहीं, वो और आगे जाके वो एक लंबे घेरे में इजराइल को बांधने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखिए एक और जो बड़ी बात हुई कि आज जो सिदी तिमाम जो प्रिजन है वहां से खबर आई है कि जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को जो इजराइल रख के टॉर्चर कर रहा है वहां से एक भागने का अटेम्प्ट हुआ है और 6 जो प्रिजनर्स हैं वो वहां से भाग गए हैं, इजराइल को पता भी नहीं चला। जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स हैं ये सब जो टॉर्चर्स के सेंटर्स हैं। मेगिद्दो प्रिजन का मैंने बताया था अभी 2 दिन पहले वीडियो आया जिसमें फिलिस्तीनी डेटनीज को कुत्तों से कटवाया जा रहा है, इस तरह से तमाम मतलब अनमेंशनेबल यातनाएं दी जा रही हैं। उसके बाद सिदी तमैम में तो पूरा केस ही हुआ था जिसमें पूरा जैसे मतलब जो रेप का केस था जिसमें इजरायली मेल प्रिजनर्स को उनके रेक्टम में किस तरह से ऑब्जेक्ट घुसेड़े गए, उसका वीडियो भी सामने आया। लेकिन जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा भी गया, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया और फिर वो नेशनल हीरो आज इजराइल के बन गए। इजराइल के रबाई ने उनको ब्लेस कर दिया। तो अब जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स हैं उन्होंने अभी देखिए 4 सितंबर को गिलबॉय प्रिजन ब्रेक जो 2021 में ऐतिहासिक हुआ था उसकी 3री एनिवर्सरी थी और उसके बाद से ही ये सदी तमैम में ये कोशिश शुरू हो गई थी कि एक प्रिजन ब्रेक को, और आज हो गया। और वहाँ से देखिए करीब 6 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स गायब है। अब उसके बाद खबर क्या आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि इजराइल इस चीज़ को फेक नहीं कर सकता है कि हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने ये कर दिया। वो सारे प्रिजनर्स जो हैं हो सकता है इजिप्ट की तरफ निकल गए हैं, वो हो सकता है कि फिलिस्तीन में मतलब टनल्स के माध्यम से गाजा भी पहुंच सकते हैं बहुत सारी, क्योंकि वहाँ पर जो अंडरग्राउंड सिस्टम है हमास का वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये किसी को नहीं पता। हमास ने अभी अपना जो बड़ा पत्ता है वो तो खोले ही नहीं, बिकॉज हमास तो हमेशा कहता है कि देयर इज मोर टू कम। अभी तो 1 साल लगभग पूरे हो रहे हैं लड़ाई के, और अभी तो जो बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। इसी पॉइंट पे देखिए मैं अपना आज का प्रसारण समाप्त करता हूँ। कल मैं आपके सामने 2 से 3 वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।